बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा, जिसमें लिबरल और सेक्सुअल थेरीज का जिक्र किया गया। इसके बच्चे कुछ कंटेंट्स हैं, 6 कंटेंट्स हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के। कि पहले हम देखेंगे कि जो वार प्रोन कंट्रीज हैं वो किस तरह 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट पे और 20वीं सेंचुरी के लास्ट पे और 21st सेंचुरी के दोबारा स्टार्ट पे क्या ट्रेंड्स रहे हैं जंगों के। दूसरे के अंदर बच्चे हम डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंट थेरीज को। थर्ड में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल थेरीज कैसे हेल्प आउट करती हैं हमारी जो ओवरऑल वर्ल्ड है उसमें पीसफुल इन्वायरमेंट बनाने के लिए। फिर बच्चे मार्क्सिज्म हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एज अ मीडिएटर कौन रोल प्ले करके उनको सॉर्ट आउट करता है। और जेंडर जो डिफरेंशिएशन है क्या ये हेल्प आउट करती है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो बच्चे, सबसे पहले आप देखें इस जो स्टार्ट है इसमें उन्होंने ट्रेंड्स बताए हुए हैं। ट्रेंड्स क्या बताए हुए हैं, पहले मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। ये वाला ग्राफ, उसमें बताया कि किस तरह स्टार्टिंग के ऊपर ट्रेंड बहुत ज़्यादा था। लोगों की डेथ बहुत होती थी, जंगों में मारे जाते थे, कोई उसमें डिफरेंट काजेस थी, लेकिन अल्टीमेटली पावर के रिसोर्सेज में जो लड़ाइयाँ थी उनके लिए लोगों को पॉपुलेशन जो थी कम हो रही थी। किस कॉन्टेक्स्ट में? लड़ाई के। इसमें मैंने आपको बच्चे पहले भी बताया था, जो वर्ल्ड वॉर 1 थी 1912 से जो ऑनवर्ड थी, फिर वर्ल्ड वॉर 2 थी 1939 से। पहली जंग अजीम में बच्चे 40 मिलियन लोग मारे गए, दूसरी जंग अजीम में तकरीबन 80 मिलियन लोग मारे गए। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड क्या होता गया, कम होता गया। कोल्ड वार स्टार्ट हो गई। इसी के कंटेक्स्ट में देखें, इसमें लिखा हुआ है कि जिस तरह वियतनाम है या अफ़गानिस्तान का आप सुनते हैं, जिसने अमेरिका जैसे ममालिक को शिकस्त दी या अल्टीमेटली उनके बेनिफिट्स पूरे नहीं होने दिए और अमेरिका को उनका एरिया छोड़ना पड़ा। 10-10 20-20 साल की ये लड़ाइयाँ थी। बच्चे, इसमें उसने बताया है कि जो फर्स्ट हाफ था 20th सेंचुरी का, कहता है उसमें क्या था, ट्रेंड और था। ठीक है, लोग मारे जाते थे। फिर अदर जो सेकंड हाफ जो था उसमें कोल्ड वार शुरू हो गई। ठीक है, फिर न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो गई। फिर 21st सेंचुरी के स्टार्ट में उसने बताया कि ये काम बढ़ते से बढ़ता चला गया, लेकिन लोगों में जब अवेयरनेस क्रिएट हुई तो लोगों ने बजाय के लड़ने की डेमोक्रेसीज का ट्रेंड शुरू हो गया बजाय के ऑटोक्रेसीज का। इसमें उसने लिखा हुआ है कि जो टेररिस्ट अटैक होते थे, आल तो वो कैटास्ट्रॉफिकल लॉस नहीं होता था, लेकिन फिर भी हमें वो क्या था कि अल्टीमेटली बियर करना पड़ता था। किस कंटेक्स में? हमारे ही लोग जो थे वो जान से हाथ धो बैठते थे, लड़ाइयाँ किसी की होती थी, प्रॉक्सी वार में लोग मारे जाते हैं। ठीक है, फिर उसने लिखा था कि आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड फेड होता गया। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है फेड का। ठीक है, फिर माइनर चीज़ें आ गई, जो मेजर प्रॉब्लम्स थे वो सॉर्ट आउट हो गए। ठीक है, फिर उन्होंने इसमें बताया कि आजकल क्या है, स्केमिनेशिंग का मतलब ये होता है कि लिखा हुआ है कि जितने भी आपके थे कन्फ्लिक्ट्स, ये जो दो ममालिक के दरमियान है या कोई ऐसी जंगें हैं, कहता है पहले और तरीकाकार थे। ठीक है, पहले पावर की बेस पे लड़ाइयाँ तो थीं, लेकिन तब जानी नुकसान बहुत ज़्यादा था। लेकिन आजकल कहता है कि उस तरह का जो ट्रेंड्स हैं वो ख़त्म हो चुके हुए हैं। ठीक है, वो ट्रेंड फेक हो गया, वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने लिखा कि रिबेलियंस कहा जाता है जो बागी लोग होते हैं, जिस तरह मैंने आपको लीबिया का पढ़ाया था, उसमें भी मैंने आपको ये कंटेक्स एक्सप्लेन किया था कि भाई चाहे वो अफ़गानिस्तान है, सीरिया है, जो ममालिक मर्जी हैं, उनको जो भी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, अल्टीमेटली हर कोई बंदा सुकून चाहता है अपने मुल्क के अंदर। ये नहीं कि हर वक्त आप डर में बैठे रहें कि पता नहीं अगले कंटेक्स या अगले लम्हे हमारे साथ क्या होगा। तो कहते हैं पहली जंगें पहली थी, अब जंग के हालात चेंज हो चुके हुए हैं। ठीक है, किस तरह चेंज हो चुके हुए हैं उन्होंने उसके लिए ये बच्चे नंबर ऑफ डेथ का मैंने आपको बता दिया है, वो आपने मेंशन कर लेना या देख लेना है, वर्ल्ड वॉर 1 का और वर्ल्ड वॉर 2 का। ठीक है, अ, इसमें और था ये जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं, एक तो आपने वो देखनी है। फिर बच्चे, जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट था, पहले कॉन्टेक्स्ट में क्या है, सिर्फ आपने बताना है 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट में क्या था, उसके सेकंड हाफ में क्या था, सेकंड हाफ में क्या था, और अर्ली 21st सेंचुरी में क्या था। ठीक है, इसमें जस्ट आपने एक गो थ्रू सा कर लेना है कि आहिस्ता आहिस्ता जो क्वांटिटी थी वो कम होती जा रही है। ठीक है, एज कम्पेयर टू आपके प्रीवियस हिस्ट्री के।
अच्छा बच्चे, दूसरा जो था ना, दूसरे में लिबरल थेरीज आ जाती हैं। लिबरल थेरीज में क्या है, कहता है जो लिबरल लोग हैं वो कहते हैं कि जो कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम है उनको हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए। किस बेस पे? रेसिप्रोसिटी और आइडेंटिटी प्रिंसिपल की बेस पे। बजाय कि वो जो रियलिज्म वाले हैं वो फोकस करते थे डोमिनेंस प्रिंसिपल को। ठीक हो गया। इसमें देखें लिखा हुआ है कि जो लॉज ऑफ पावर पॉलिटिक्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गए, चेंज हो गए। किस में कन्वर्ट होते गए? पीसफुल इन्वायरमेंट में। ये जो एवोल्यूशन आया है, ये बेसिकली किसका रिजल्ट है? ये म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, जिसको आप रेसिप्रोसिटी कहते हैं। यहाँ बच्चे पब्लिक ओपिनियन या नाम्स चेंज हो गए, जिसको आप आइडेंटिटी कहते हैं। बच्चे एम्यूनल कांट का वर्ड आप सुनते हैं। 200 साल पहले इन्होंने कुछ अजम्पशंस बताई थी, कुछ बातें बताई थी, जो इन्होंने कहा था कि रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल्स हों। या तीन चीज़ें इन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन की हैं ताकि पीस और कॉपरेशन पॉसिबल हो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान। ये जर्मन फिलासफर थे। इन्होंने बच्चे पहले तो बताया रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल का, कि आपके जो गिव एंड टेक प्रोसेस है वो आपके हालात को बेहतर करता है। बच्चे दूसरा इन्होंने बताया था ऑपरेटिंग एट द लोअर लेवल ऑफ एनालिसिस, कि जो आपके हुकूमत चलाने वाले हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कैसा है। ठीक है। इन्होंने इसमें ये तो बता दिया कि जिस तरह हर सिटीजन चाहता है कि हम दूसरे मुल्क में जाएं, उसमें भी हमारी अच्छी हॉस्पिटैलिटी हो, फिर वो अगर आपके मुल्क में आए तो उनकी भी अच्छी हॉस्पिटैलिटी हो। ये आइडेंटिटी प्रिंसिपल की भी उन्होंने इसमें बात की है। कहते हैं ये ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है। तो इनमें इंटरनल करेक्टर ऑफ गवर्नमेंट देखा गया कि भाई गवर्नमेंट भी क्या इस तरह के कामों को प्रमोट करना चाहती है, क्या चाहती है कि लोगों के दरमियान सोशल इंटरेक्शन बने। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने लिखा हुआ था कि जो ऑपरेटिंग एट लोअर लेवल ऑफ एनालिसिस के लोग कैसे हैं। जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के देख लें, हमारी कोई पर्सनल लड़ाई ना भी हो, इंडियन मैच लगा हो तो आप लोग इमोशनल हो जाते हैं। फिर उन्होंने बचे थर्ड बात बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रेड को प्रमोट करें। जितनी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी उतनी आपके जो जंग लगने के या जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो आराम से आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन देखें, इसमें फ़ायदा तो है, म्यूचुअली बेनिफिट हो रहा है, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, जिसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया है सेंसिटिविटी का। ठीक है। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि देखें भाई, अगर आपके पास इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी दूसरे ममालिक पे, तो बच्चे आपकी तो जो इंडिपेंडेंसी है वो एक तरह की तो ख़त्म है। अगर आपका सप्लायर मल्टीपल नहीं है, आप एक ही मुल्क के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कोई चीज़ मंगवाने के लिए, इंपोर्ट्स के लिए, अगर वो कल को ना कर देता है तो बच्चे आपके पास क्या सोल्यूशन उसका रह जाएगा। इसलिए जो रियलिस्टिक थे वो बेसिकली इसके बारे में स्केप्टिकल राय रखते थे। वो कहते थे कि भाई इतनी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इंटर डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए कि दूसरों के पास सारा कुछ हो और हम ये सोचते रहें कि वो हमारी हेल्प करेंगे। कहता है ये भी तो हो सकता है कि अगर वो ना कर दें तो हमारे पास तो कोई और सोल्यूशन ही नहीं बचना। इसलिए बच्चे जो रियलिस्टिक हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू और है, जो लिबरल हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू और है। लिबरल क्या था? एम्यूनल कांट के मुताबिक वो तीन चीज़ों को अडॉप्ट करें और पीस एंड कॉरपोरेशन वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करें ऑल ओवर द वर्ल्ड। बच्चे रियलिस्टिक कहते थे कि ये ठीक है, लेकिन अगर एक एंड पे कोई प्रिजनर डायलेमा भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जिसमें अगर एक कोई डेविएट कर जाता है तो टोटल सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। खैर, दूसरा बच्चे पॉइंट है इसके अंदर लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का। अगर आप इसको देखें, इसमें लिखा हुआ है जी, ये उसके पहले जो क्वेश्चन था उसी के आंसर में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि अदारे ऐसे हों जो लिबरल हों। क्योंकि अदारे अगर इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे, किसी अगर बेनिफिट देना है तो जो आपने रूल्स डिफाइन किए हुए हैं उसी की बेस पे वो हम इंटरनेशनल रजीम्स भी पढ़ेंगे। इसमें देखें उसने लिखा हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, यूरोपियन यूनियन का, कि ये क्या है, मेकिंग देम ऑल इक्वल इन गवर्नेंस। ये काम करते हैं किस बेस पे? रेसिप्रोसिटी होती है। ये अदारे बेसिकली देखते हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स देखते हैं और उनको मॉनिटर एंड इन्फोर्समेंट का इनका काम होता है। फिर इसमें उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया है कि जो रैशनलिस्ट हैं उनकी कंसेप्शन ये है कि भाई जंग होगी तो हालात बेहतर होंगे। जो लिबरल हैं वो जंग को इर्रेशनल डेविएशन समझते हैं कि भाई इसका सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। फिर बचे उसके बाद एक और आगे, जिनको न्यू लिबरल कहा जाता है, इनके बारे में भी मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं, आपने इसको एक दफ़ा देख लेनी है। वो ये समझते थे कि भाई योर पेसिमिस्टिक कंक्लूजन डोंट फॉलो। तो वो चीज़ों को हम फॉलो करेंगे जो हमें दोनों मेथड्स में से अच्छी लगती हैं। बाकी जो नहीं है, जिसमें म्यूचुअल गेन्स नहीं है, उसको अल्टीमेटली हम चीटिंग ही कंसिडर करेंगे। फिर बच्चे उसमें इन्होंने आईपीई का एक्सप्लेन किया, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है।
ये एक तरह का आप समझ लें रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन है। अगर आप मानते हैं तो बेनिफिट होंगे, अगर नहीं मानते तो बच्चे आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाएंगी, पाबंदियाँ। कहता है ये जिसको अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो नाम चेंज करके इन्होंने मेंशन किया है बाद में। तो इनके अदारों का भी मेन पर्पस क्या था कि ट्रेड को प्रमोट करना। ठीक है। तो अगर एक आदमी एक तरफ उन्होंने कहा है कि एक ऑपरेट करने को तैयार है, तो अल्टीमेटली दूसरा भी होना चाहिए। अगर दूसरा नहीं होगा तो कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। ठीक है। इसमें उन्होंने चाइना और यूएस की एग्जांपल बताई हुई है कि अगर दोनों पहले लिखा हुआ यूनाइटेड स्टेट हैड बीन ऑन आइस फॉर 20 ईयर्स, इन दोनों के इख्तलाफात थे। ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हुआ, दोनों को आना पड़ा किस काम के लिए, गिव एंड टेक या रेसिप्रोसिटी के कंटेक्स में, कि भाई बेनिफिट है, इक्वल बेनिफिट है, हमें ट्रेड के थ्रू करना चाहिए, या इंस्टीट्यूशनल जो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, जो हमारी हमारी भी इकोनॉमी का ख्याल करेंगे और उनकी भी। बच्चे मैंने आपको बताया था कि अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड जीडीपी आपका 108 ट्रिलियन डॉलर है, तो 23 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका जनरेट कर रहा है, और 18 ट्रिलियन डॉलर जो है वो आपका चाइना जनरेट कर रहा है। तो उनके भी कैसे मसले सॉर्ट आउट हुए, कहता है कि इनके थ्रू, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के थ्रू। उसके बाद प्रिजनर डायलमा का जिक्र किया गया है। ये बच्चे मैंने आपको पढ़ाया भी था, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, दोनों तरफ बेनिफिट होने चाहिए, टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है। गेम ऑफ चिकन का भी मैंने इसमें आपको लास्ट चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया था। अच्छा जी, उसके बाद ये क्या है जी, इसमें बच्चे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करती हैं, रूल्स ऑफ करेक्ट बिहेवियर देखती हैं, डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस कहा जाता है, जो दोनों तरफ हालात को बेहतर करने के लिए किए जाते हैं। बच्चे इंटरनेशनल रजीम्स हैं, इसमें उसने बात की हुई है कि ये क्या है, रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। ठीक है। जिसमें क्या होता है कि आपके एक्टर्स ने उनको फॉलो करना होता है, पॉलिसी बना दी गई है, आपने उसको क्या करना है, फॉलो करना है। और इसमें क्या है, क्या कहता है, जब तक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, कभी भी आपके कन्फ्लिक्ट जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। अब इसमें उन्होंने क्या कहा कि ईच एक्सपेक्ट टू प्ले बाय द सेम रूल। इसमें हर एक को पता होता है रूल्स एंड रेगुलेशन है और सबके लिए सेम है, इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। एवरी वन नोज वाट एवरी वन एल्स इज डूइंग, चीटिंग इज रिस्की है, कि चीटिंग वाला कोई काम नहीं है। जब रूल्स डिफाइन कर दिए गए हैं, हमने जस्ट उनको क्या करना है, फॉलो करना है। नेगोशिएशन के सॉल्यूशंस आपको ऑलरेडी बता देते हैं। फिर इसमें उन्होंने बच्चे लिखा हुआ था, आल्सो स्टेट कंटिन्यू टू सीक देयर ओन इंटरेस्ट बाय क्रिएट फ्रेमवर्क टू कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस विद दोस ऑफ अदर स्टेट इफ एंड व्हेन सच कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी टू रियलाइज सेल्फ इंटरेस्ट, दैट इज अ कलेक्टिव गुड्स डायलम। ठीक है। और कॉस्ट एंड बेनिफिट आपने देखने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपने रूल्स डिफाइन कर लेने हैं, ताकि दोनों में से किसी को कोई किसी किस्म का नुकसान है ना हो। ये कहता है एक तरह का क्या इंटरवेनिंग वेरिएबल है, जो बेसिकली दो फोर्सेस को आपस में मिलाता है और चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है। ये बचे एनपीटी की भी एग्जांपल लिखी हुई है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो हमने पढ़ा था कि भाई अगर ममालिक ने आपस में डिसाइड कर लिया कि कोई न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा, तो बाकी अगर वो चीज़ें मान जाते हैं तो मानेंगे किसी कॉस्ट बेनिफिट की बेस पे ही। ये नहीं कि दूसरों के ऊपर आंखें बंद करके रिलाई करेंगे। तो बच्चे वो जो रियलिस्ट है वो कभी भी रिलाई नहीं करते, आइडियलिस्टिक जो हैं वो इन चीज़ों को मान लेते हैं। ये बच्चे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जिक्र किया गया है। पाकिस्तान के अगर एक्सटर्नल लोन्स को देखें तो 128 अरब डॉलर हैं। तो अगर अदारा है वो आपकी हेल्प आउट भी करता है, सारे काम करता है, लेकिन बच्चे उसने क्या किया हुआ है, ये अदारे किसके लिए हैं, इनका एक ही पर्पस है कि भाई हमने कोऑर्डिनेशन करनी है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम हेल्प भी करेंगे, बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे हेल्प भी लेंगे। कलेक्टिव सिक्योरिटी को अगर देखा जाए तो बच्चे इसमें ना अग्रेशन बाय एनी एक्टर लिखा हुआ है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जिस तरह अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, इन्होंने ना वैसे स्टार्ट के ऊपर ये मेंशन किया हुआ है कि जो स्मॉल नेशंस हैं अक्सर उनको ज़्यादा नुकसान होता है, तो वो किसी ना किसी डोमिनेंट स्टेट के साथ अपना कोलैबोरेशन कर लेती हैं। कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ना लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, लेकिन वो कामयाब इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्होंने मेन पार्टनर जो था यूएसए, उसको कंसिडर इन था किया एज अ मेंबर, तो वो फिर काम नहीं चल सका। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी में फिर उन्होंने बताया कि एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे इराक और कुवैत की बताई है, कि जब इराक ने हमला कर दिया था कुवैत के ऊपर और पाबंदियाँ लगा दी थी कि आपने हाल कहीं और सेल आउट नहीं करना इंटरनेशनल मार्केट में। बाद में बच्चे जो बाकी के ममालिक थे जिनकी कोलैबोरेशन थी कुवैत के साथ, उन्होंने फिर इराक से नेगोशिएशन की और उनको कहा कि भाई आप जल्द से जल्द वहाँ से जो भी आपने लोग भेजे हैं वो वापस बुलाएं। तो इसमें बताने का पर्पस ये था कि अगर एक स्टेट अग्रेशन में आके कोई
कदम उठाती है और जो दूसरी स्टेट है अगर उसने किसी के साथ कोलैबोरेशन किया हो तो वो उसका हेल्प आउट करते हैं, इसलिए कलेक्टिव सिक्योरिटी का उन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर बच्चे अगर स्क्रॉल डाउन करूं तो इसमें लिखा हुआ है जी, इसको बच्चे गल्फ वार भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको कहानी पूरी सुनाई थी। उसके बाद देखेंगे उसने लिखा हुआ है कि ये क्या बात हुई कि जब यूएन ने कभी कुछ नहीं कहता अगर बरतानिया कोई काम करता है, ठीक है, अगर कोई बरतानिया काम करता है तो वो कभी भी कुछ नहीं कहता बल्कि उनके साथ खड़े हो जाते हैं दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ। इसमें लिखा हुआ है कि बाद में उन्होंने सदाम हुसैन को फोर्सफुली जो था इनको एक इन्होंने एक इराक के ऊपर एलिगेशन भी लगाया था कि क्या पता ये इंटरनली जो है न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ जा रहे हैं। तो कहते हैं कि इन्होंने फिर उनको कह लेंगे वार्निंग दी। और बाद में क्या है कि नीचे लिखा हुआ फॉर एग्जांपल फेयर स्टेट, इसका भी मैं पढ़ा देता हूँ वैसे, ये सदाम हुसैन वाला जरा सुन लें कि क्या लिखा है। व्हेन द यूएनए डिड नॉट एक्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलियन Australia sent military forces and overthrew the Saddam Hussein by force, comparing the UN to toothless League of Nations. However, the USA found no weapons of mass destruction in Iraq and then found itself in a prolonged contingencies. बच्चे इसमें जो जिक्र किया गया है काउंटर इन सर्जेंसीज में कि भाई फायदा कुछ ना हुआ, आपने हमला भी किया चीज़ें भी की और बाद में रिजल्ट क्या है, कुछ भी ना है। कह रहा है कि क्या था, कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम था, कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था और उन्होंने उसको सॉर्ट आउट करना था अगर किसी किस्म का उनको शक व शुबा होता है। कहता है फेल्ड स्टेट ऐसी हैं जिनके ऊपर चेक एंड बैलेंस इतना खास नहीं होता, वो पोटेंशियल हेवन है उन लोगों के लिए जिन्होंने दो नंबरी करनी होती। फिर बच्चे डेमोक्रेटिक पीस का उन्होंने मेंशन किया है। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है जी, जो डेमोक्रेसीज वाले कंट्रीज हैं वो कभी भी आपस में नहीं लड़ते, ठीक है। डेमोक्रेसीज ऑलमोस्ट नेवर फाइट विद ईच अदर। कहता है कि तीन मुल्क ऐसे हैं जिनको समझा जाता था कि ये ज़्यादा अग्रेसिव हैं, फ्रांस है, रशिया है, बरतानिया का लिखा हुआ है। लेकिन कहता है कि वक्त के साथ साथ इनके अंदर भी क्या आती गई हैं, चेंजिंग आती गई है। अब इसमें उन्होंने और क्या मेंशन किया है, उन्होंने कहा है जी, उनके आपस में लड़ने की एक रीज़न है कैपिटलिस्टिक स्टेट, उन्होंने एक दूसरे से बेनिफिट लेने होते हैं जिसकी वजह से वो अमन के साथ काम करते हैं। लेकिन कहता है कि जो दूसरी स्टेट हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या समझती हैं, दुश्मन समझती हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेड के बेनिफिट अवेल नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद बच्चे इसमें देखें पाकिस्तान का भी जिक्र है कि कब गवर्नमेंट किस कंटेक्स में थी, डिक्टेटरशिप क्या थी, अरब स्प्रिंग्स भी मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये उस कंटेक्स में आपने कुछ चीज़ें देख लेनी है, ठीक है। उसने लिखा है ये कन्विंसेबल हैं जिसकी वजह से आपकी बातचीत पॉसिबल है, जबकि जो रियलिस्टिक होते हैं वो कभी भी इस तरफ नहीं जाते, वो अथॉरिटेरियन होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि हम अथॉरिटी का यूज़ करके ही डोमिनेंस रहें। सोशल थेरीज के अंदर बच्चे कंस्ट्रक्टिविज्म का जिक्र है, जिसमें बताया जाता है कि जो आपकी नॉर्म्स हैं वो बेसिकली वक्त के साथ क्या क्या होती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं, ठीक है, शेप्ड बाय द कंटेंट ऑफ स्टेट इंटरेस्ट। इसमें बच्चे मैंने क्लास में एग्जांपल दी थी कि देखा जाता है कि किस कंटेक्स्ट में किस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें, इसमें उन्होंने एग्जांपल लिखी हुई है, एक पर्सन है, शॉपकीपर है, अगर उसने स्मार्ट वॉच रखी है, ठीक है, तो वो ये समझता है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी सोसाइटी में तो उसने रखी हुई है। अगर उसको लगेगा कि येट जस्ट एज शॉपर्स में हैव लिमिट्स प्लेस्ड ऑन विच स्मार्ट वॉच दे कैन अफोर्ड टू बाय, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि पावर इज नॉट absent फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि कहानी बताने का पर्पस ये है, नेगोशिएशन तब भी होगी जब बच्चे दूसरे ने गिव एंड टेक में चीज़ें वो हैं जो दूसरों को रिक्वायर है। अगर उनकी डिमांड ही नहीं है तो आपको इंट्रैक्शन की तरफ लेके भी कोई नहीं जाएगा। जिस तरह बच्चे कहता है कि आपको मार्केट डेवलप करनी पड़ती है, अगर स्मार्ट वॉच का ट्रेंड ही ना हो और आप चीज़ें बेचने की तरफ जाएंगे तो वो नहीं आएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ट्रेंड बन जाएगा, सोशल कंटेक्स्ट की वो बात कर रहे हैं ना, कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो पार्ट ऑफ ट्रेड समझी जाएंगी। कहता है इसी तरह जो आपके सोशल इंटरेक्शन है वो आपको बताते हैं कि भाई आने वाले वक्त में आपकी आइडेंटिटी कैसे चेंज हो सकती है, कैसे लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे। देखिए स्टेट्स डिसाइड व्हाट दे वांट बेस्ड नॉट ओनली ऑन द मटेरियल नीड बट आल्सो ऑन द सोशल इंटरेक्शन। लोगों की ज़रूरत क्या है, अगर लोगों को ट्रेंड का पता नहीं होगा तो गिव एंड टेक किस तरह आएगी, ठीक है। फिर बच्चे उन्होंने ना इसमें जिक्र किया है कि नॉर्थ कोरिया अगर न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो
अमेरिका उसके खिलाफ होता है, लेकिन अगर वही काम इंग्लैंड करता है तो अमेरिका कुछ नहीं करता। कहता है ये बात है सारी कंस्ट्रक्शनिस्ट की, कि एक आपने लोगों के माइंड मेकिंग कर दी हुई है कि भाई इंग्लैंड हमारा दोस्त है, जबकि नॉर्थ कोरिया हमारा दुश्मन है। तो ये किस में वो बता रहा है, ये सोशल कंटेक्स्ट में बता रहा है कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो वैल्यू रखती हैं कंटेक्स्ट में, ठीक है। आइडेंटिटी किस तरह मैटर करती है। और उसने कहा कि ये तब ही पॉसिबल है अगर सोशलिज्म होगा, तो लोग एक दूसरे को जान पाएंगे। फिर बच्चे उसने लिखा हुआ था कि सोसाइटीज़ वक्त के साथ साथ बदलती हैं। 2 साल पहले बच्चे पायरेट का आप नाम सुनते हैं, समुद्री लुटेरों का, कहता है कि उनको आप समझते थे कि ये हैवी मिलिट्री लगाई जाती, नेवी फोर्स लगाई जाती थी पायरेसी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को हीरो बना दिया गया। तो यह है कंटेक्स्ट चेंज कर दिया जाता है किसके थ्रू, कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हो जाती। जो विलन थे उनको बाद में क्या बना दिया गया, हीरो बना दिया गया, ठीक है। बच्चे इसमें स्विट्ज़रलैंड की एग्जांपल है, कनाडा की एग्जांपल है, जो न्यूट्रल कंट्री समझे जाते हैं, जिसकी वजह से लोग इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद बच्चे बात करते हैं हम कि ये आपने जो हाईलाइटेड हैं एक दफ़ा पढ़ लेना है कि किस तरह ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और कहता है कि ट्रेंड कैसे चेंज होते हैं जब लोग ट्रैवल करते हैं, पढ़ते हैं या एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्म्स चेंज हो जाती हैं। फिर बच्चे पोस्ट मॉडर्निज्म है, इसके अंदर आपने सिर्फ याद रखना है सब टेक्स्ट का वर्ड, कि जो चीज़ें बताई जाती हैं लाजमी नहीं है कि रियलिटी सिंगल हो, मल्टीपल रियलिटी है। हर कोई बंदा जो बात बताता है और उसका कंटेक्स्ट डिफरेंट होता है, कभी भी इसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है। तो इसलिए उसने इसमें बताया हुआ है कि अगर आप ट्रेंड चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आपने जहाँ पे नावल रखे हुए हैं, अगर बुक उसने ना यहाँ पे एग्जांपल दी थी बुक स्टोर की, कि आप देखेंगे भाई शेल्फ के ऊपर आपने क्या हिस्ट्री ख़त्म कर दी है, क्या बायोग्राफिक की बुक ख़त्म कर दी है, और उसकी जगह कौन सी बुक्स रिप्लेस की है, कौन सी स्टोरीज आपने लोगों को बतानी शुरू की हैं। जिस तरह की स्टोरीज होंगी, लोगों का माइंड सेट उसी तरह का हो जाएगा। तो इसके लिए बेसिकली उसने डिस्कोर्सेज और टेक्सेस का वर्ड यूज़ किया है कि आप देखेंगे भाई इंटरनल हिडन मीनिंग्स क्या हैं चीज़ों के, ना कि वो बातें जो आपको बताई जाती हैं उनको आप सच माने। तो इसमें बच्चे सब टेक्स्ट का वर्ड यूज़ किया हुआ है हिडन मीनिंग, इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली को आपने इसमें एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है। तो जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस को। वो कहते हैं भाई जो जिस कंटेक्स्ट में चीज़ें एक्सप्लेन करता है, रियलिटी मल्टीपल है, कभी भी हालात एक जैसे नहीं हैं, कभी भी चीज़ें एक जैसी नहीं हैं, तो चेंज को ये एक्सेप्ट करते हैं। मार्क्सिज्म है बच्चे, मैंने इसमें आपको बताया था, इसने इकोनॉमिक क्लासेस का बताया था, दो लोगों का बताया था, बुर्जुआजीज और प्रोलेटरिएट। क्लास स्ट्रगल का बताया था कि किस तरह एक क्लास बना के देती है, जो सरप्लस होता है होता तो प्रोलेटरिएट का है, लेकिन वो एंजॉय कौन करता है, बुर्जुआजीज, ठीक है। तो अल्टीमेटली उनका किसान जो होते हैं वो चीज़ें बना के देते हैं, लेकिन जो उनका बेनिफिट उठाते हैं वो कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, यानी कि जो बुर्जुआजीज लोग हैं। फिर इसने कहा कि उसने कहा कि जो रेवोल्यूशन आता है वो हमेशा तब भी आता है कि जब जो अपर क्लास है वो लोअर क्लास का बेनिफिट बहुत ज़्यादा लेती है। इसकी बच्चे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बताई थी लेनिन ने। तो ये मैंने आपको असाइनमेंट भी देनी थी और यहाँ दी होगी कि इन दोनों का डिफरेंस देखिए कि मार्क्सिज्म क्या कहता है और लेनिन क्या कहता है। एक में था कि इंडिविजुअलिस्टिक काज बनते हैं रेवोल्यूशन का, एक में था कि सोसाइटीज़ काज बनती हैं रेवोल्यूशन का। बच्चे पीस स्टडी आ गई, इसमें क्या है जी, ये इंट्रैक्शन है, ये भी जल्दी से मैं गो थ्रू करवा देता हूँ। देयर परसेप्शन नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑन द सब्जेक्ट। बच्चे पीस स्टडीज़ हैं क्या, बेसिकली कि कन्फ्लिक्ट को आपने कौन एज अ मीडिएटर रोल प्ले करके कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करेगा। तो उन्होंने लिखा है वो हमेशा थर्ड पार्टी होगी, और थर्ड पार्टी बैठ के दोनों तरफ डिसाइड करेगी और बताएगी कि किस तरह आप आपस में ट्रेड करेंगे या क्या आपके इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे। तो ये पीस कब पॉसिबल है, जब कोई एग्री करे कि थर्ड पार्टी से हमें कोई भी जो है ऑब्जेक्शन नहीं है, जो रूल्स बनाए जाएंगे वो हम भी फॉलो करेंगे और दूसरे भी फॉलो करेंगे। उसके अलावा बच्चे पॉजिटिव पीस क्या है, इसमें बताया गया है जी, अंडरलाइंग रीजन फॉर द वार नॉट जस्ट अ सीज फायर बट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप इंक्लूडिंग एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड द पॉलिटिकल ऑपरेशन। बच्चे इसमें ना एक एग्जांपल बताई गई है स्ट्रक्चर वायलेंस की। कहता है ये नहीं है कि जंग ही हर मसला है, हर मसले का हल भी जंग है या मसले ही जंग है। इसने कहा कि यार असल मसला ये देखें, जो पॉवर्टी है, जो गुर्बत है,
जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं, उसकी तरफ भी तो फोकस करें। इसमें लिखा हुआ है, सम स्कॉलर डिफाइन पॉवर्टी, हंगर एंड ओप्रेशन एज द फॉर्म ऑफ वायलेंस विच दे कॉल स्ट्रक्चरल या structural violence because it is caused by the structure of social relations rather than by direct action as a shooting people। ये आपके सोशल इंटरेक्शन की वजह से है कि लोग एक दूसरे की, गवर्नमेंट जो हैं वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती कि हम किस तरह लोगों की हेल्प करें। मर रहे हैं लोग, उसकी तरफ फोकस नहीं है, बस आपने बदला लेने की तरफ फोकस है। तो इसलिए इसने इसका नाम दिया हुआ है कि पॉजिटिव पीस क्या है, इज़ यूजुअली डिफाइंड टू इंक्लूड द एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस। के जो बुर्जोवाजीज हैं या प्रो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, अपर क्लास है, इनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ख़त्म करके पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करके, और जो जिनका जो बेनिफिट बनता है वो दिया जाए। एक्सप्लॉयट का मतलब होता है फ़ायदा उठाना। तो जो लोअर क्लास है उनको भी मौका देना चाहिए कि वो अपलिफ्ट करें। वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की तरफ है, पीस मूवमेंट कर रहे हैं। ये भी आपने एक दफ़ा देख लेना कि हर बंदा कहता तो यही है कि हम अमन पसंद मुल्क हैं, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट्स कोई और होते हैं। मुझे जेंडर थेरीज आ गई, वाई जेंडर मैटर्स, ठीक है। इसमें ना उसने बताया है कि अगर आपको कहा जाए कि जो फेमिनिस्ट हैं, या जो मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, इसमें बच्चे उसने बताया कि लोग ये समझते हैं कि जो रियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि मेल डोमिनेंसी ही ठीक है, जबकि जो लिबरल हैं वो एक तरह का ये भी आइडिया देते हैं कि नहीं भाई, जिस काम में फीमेल अच्छी हैं वो भी उनको राइट देना चाहिए। ये जस्ट बायोलॉजिकली बातें हैं, मेल फीमेल अल्टीमेटली दोनों सेम काम कर सकते हैं। तो इसमें ना उन्होंने बच्चे वाई जेंडर मैटर्स में लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है, दिस इन दिस व्यू रियलिस्ट अप्रोच सिंपली अज्यूम मेल पार्टिसिपेंट्स when discussing the foreign policy decision making state sovereignty or the use of military force। उसमें कहता है क्रिटिक्स क्या कहते हैं, क्रिटिक्स क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं, कहते हैं जो वो कहते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ हेड है ना, वो अगर मेल हैं तो इसका मतलब है कि वो रियलिस्टिक वाले स्टडी कर रहे हैं, अगर फीमेल होगा तो वो लिबरल वाले स्टडी कर रहे हैं। इसमें ना फिर बच्चे देखें, इसमें अजम्पशंस बताई हैं कि जो मेल होते हैं वो लड़ते हैं और हुकूमत चलाते हैं, जबकि जो फीमेल होती हैं वो इरेलीवेंट हैं, आई इंटरनेशनल रिलेशन उनका कोई तल्लक नहीं है। जबकि फेमिनिस्टिक की जब उन्होंने बात की है, वो कहते हैं कि ये पुराने लोग या लिबरल की बजाय रियलिस्टिक ये समझते हैं कि वो प्राइवेट और डोमेस्टिक पार्ट के तौर पे काम करनी चाहिए, जबकि जो मेल सोसाइटी है वो किसके तौर पे काम करनी चाहिए, पब्लिक एंड पॉलिटिकल स्पेसिस के तौर पे। फिर बच्चे उन्होंने ना तीन तरह के फेमिनिस्ट बताए हैं, एक बताई है डिफरेंस फेमिनिज्म, एक बताया है लिबरल फेमिनिज्म, एक बताया पोस्ट मॉडर्न। बच्चे डिफरेंस वाले वो हैं जो समझते हैं कि मेल और फीमेल बराबर नहीं हैं, दोनों अलग अलग कामों के लिए बनाए गए हैं। लिबरल हैं जो ये जो आपके थे बच्चे डिफरेंस फेमिनिज्म, इसके लिए इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था असेंशलिज्म का भी, ठीक है। ये भी आपने एक दफ़ा देख लेना है। और जो हैं आपके दूसरे वाले लिबरल वाले, वो दोनों तरफ यानी कि ये 50-50 में फाल करते हैं कि नहीं भाई, सारे रोल तो नहीं फीमेल कर सकती लेकिन कुछ कर सकती हैं। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म वाले हैं वो बच्चे हाई फाई लेवल के समझ लें कि फेमिनिस्ट हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई, हर काम फीमेल भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। यानी कि ये वो फीमेल हैं जो डिफरेंट समझती हैं अपने आप को मेल से, इसमें उसका रेशो ज़रा थोड़ा कम हो जाता है। और ये वो हैं जो बिल्कुल भी एक दूसरे को अलग नहीं समझते, ठीक है, कि जेंडर कोई चीज़ नहीं है, सारे काम फीमेल भी कर सकती हैं। लेकिन ये समझ लें कि फ्लेक्सिबिलिटी इनमें है, लेकिन उनकी निस्बत ज़रा कम है, ठीक है। उसके बाद है बच्चे इसमें आप देख लें जी, ये भी बच्चे इसमें ने एक छोटी सी स्टोरी बताई हुई है, बताया हुआ है कि जो अगर वालदा हैं वो बच्चों की परवरिश करती हैं, जो मेल होता है या फीमेल होती है, फीमेल को केयर टेकर में सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही होती हैं, जबकि जो लड़का होता है उसको डिफरेंसेस नज़र आ रहे होते हैं केयर टेकर में। तो कहता है कि वहीं से ये चीज़ें जो है ना अलग होनी शुरू हो जाती हैं। वो कहते हैं कि अगर लड़कियां गेम खेलती हैं तो वो लड़के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन अगर लड़कियां गेम खेलेंगी या बाद में कोई कन्फ्लिक्ट राइज होता है तो कहता है कि वो ट्राई करती हैं कि ये काम ही छोड़ दें जिससे लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। लड़के कन्फ्लिक्ट क्रिएट करके उनको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये बच्चे यहाँ पे मेंशन किया गया। लेकिन बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पे ना इंटीमेसी की भी एग्जांपल दी हुई है कि लड़कियों को क्या डर होता है और लड़कों को क्या क्या डर होता है। कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, कईयों को डर होता है इंटीमेसी का, कईयों को फियर ऑफ अबंडमेंट होता है कि भाई जिनके पास बच्चे इतने स्किल्स नहीं होते कि वो अपने
रिलेशन को हेल्दी रख सकें। ठीक है, यानी कि डाउट क्रिएट हो जाए तो उनको बेचैनी रहती है। बच्चे इसमें जेंडर इन वार एंड पीस लिखा हुआ है, कहता है कि जो दे सी वार एज नॉट ओनली अ मेल ऑक्यूपेशन बट आल्सो द क्विंटेंशली मेल ऑक्यूपेशन। क्वीन इंटेंशनली, जी। जी, इसमें बच्चे क्या मेंशन था कि मेंशन है कि भाई ये इनहेरेंटली मेल को ही सूट करता है और फीमेल को ये सूट नहीं करता। फिर बच्चे बायोलॉजिकली कुछ बातें हैं वो आपने देख लेनी हैं, और जेंडर गैप को आपने देख लेना है। बस इस चैप्टर में ये वाइंड अप हो गया, आई थिंक ये लास्ट है। आपने इसमें क्या करना है, आपने इनको देखना है, कोई आपका बच्चे क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम क्लास में डिस्कस करेंगे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। इसको एक दफ़ा आपने गो थ्रू करना है, और इसके बच्चे आपने नोट्स बना के लाने हैं नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे, ठीक है। जी जी, अल्लाह हाफिज़।